अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके बच्चों। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे बच्चों, तो तीनों सब्जेक्ट में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखना, अंत तक देखना, ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। कितना बनाना है? 50। तो 50 में 50 टिक मार करके आप आ जाओगे बहुत आसान तरीके से। तो चलो, साइंस के लिए विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206 रहेगा, आर्ट्स के लिए 306 रहेगा और सेट कोड बी है। फिलहाल इससे कोई आपको लेना देना मतलब नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 50 ऑब्जेक्ट 100 में से आपको मात्र जो है बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, है ना। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास को। बराबर से आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में आप लोग जो है ना शेयर कर लेना, ताकि आगे जो भी क्लासेस होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप जुड़ पाओगे। एंड मैं आपको गूगल के माध्यम से बताऊंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको 100% वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की मिलेगा। तो मैं वो गूगल के माध्यम से आपको जो ना ज्वाइन करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बताऊंगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को हम लोग जल्दी। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोगों से जो बोला गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो ये हो जाएगा भारत तेंदु युग का। पहला का ए नंबर परफेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बच्चों? तो याद रखिएगा ये हमारे हो जाएंगे किस काल के? बिल्कुल आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा में है? तो ये हमारा हो जाएगा निबंध में, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो है ना रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो 7 का आंसर ये हो जाएगा दो सहेलियों की बातचीत के बीच, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बातचीत, ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार का क्या नाम है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन जब आप बच्चों देखोगे तो ये हमसे बोला है बालकृष्ण भट्ट के पिता जो पेशे से क्या थे? तो बिल्कुल पेशे से वो जो है ना क्या थे बच्चों? बिल्कुल याद रखिएगा वो थे व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो याद रखिएगा 11 का आंसर सी हो जाएगा बातचीत के जरिए, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेरी कुरमुराई हो गई, इस कहानी से क्या संबंध है बच्चों? तो 12 का आंसर बी हो जाएगा उसने कहा था से। आप देखो आपसे पूछेगा कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है शादी करना। क्या होता है प्यारे बच्चों? शादी करना। तो आपसे ये पूछेगा तो वो लिख देना कि शादी करना, मतलब टिक मार देना। अगला है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला है चंद्रधर शर्मा गुरेली की कहानी कौन है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा उसने कहा था, राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है उसने कहा था कहानी क्या है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो 16 का बी नंबर हो जाएगा कर्म प्रधान का, राइट आंसर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है? तो याद रखिएगा 1915 की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 19 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से बोला गया उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो बिल्कुल 19 का डी नंबर हो जाएगा जो ना चंद्र शर्मा गुड़ेली, राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 20 नंबर के लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा उसने कहा था का, राइट आंसर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है चंद्र शर्मा गुड़ेली किसके अभिभावक बनकर मोयो कॉलेज अजमेर आए थे? तो 21 का आंसर सी हो जाएगा राजा हरीश सिंह के कॉलेज में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो याद रखिएगा 22
22 का आंसर बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह। राइट आंसर हमारा बी परफेक्ट होगा। अगला है सूबेदार ने किस कहानी की पात्रा है, तो 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने कहा था का। राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। अगला है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उसने कहा था का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बो नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से ली गई है, तो 25 का आंसर ए हो जाएगा, उसने कहा था से। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो 26 का आंसर हमारा सी होगा, संपूर्ण क्रांति। राइट आंसर सी परफेक्ट है। अगला बोला कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो 27 का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, उनका नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बच्चों आप लोग कहोगे सर यही क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में मैं आपको जो आपका जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, एनसीईआरटी जो आप लोग बुक पढ़े हो ना, जो टीचर जिसमें कहानी निबंध सारा जो पढ़े हो वो, इसके अलावा प्लस में हम लोग व्याकरण प्यार बच्चों, व्याकरण जो आपका व्याकरण को भी इसमें हम लोग लेकर के आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग प्लस में क्या करेंगे इस वीडियो में जो है, जो व्याकरण का आपका क्वेश्चन है प्यार बच्चों, ठीक है, व्याकरण का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनाना है। सेम आएगा, ऐसे सेम नहीं भी आएगा तो मैं समझा दूंगा। तो आप बिल्कुल अब 50 से बनाना है ना, तो 50 में 50 बना के आओगे, 100% गारंटी लेता हूं। चाहे आप लोग साइंस वाले बच्चे हो, प्लस में कॉमर्स वाले बच्चों, या फिर आर्ट्स वाले बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चों, तीनों सब्जेक्ट में यही रहेगा, 50 में 50 यही से पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है, कंटिन्यू देख लेना बच्चों। एक एग्जाम आपका 6 फरवरी के दिन आर्ट्स वाले बच्चों का होगा, और एक एग्जाम जो है ना 6 फरवरी को आर्ट्स का होगा, और फिर उसके अलावा शायद 7 फरवरी को, 7 या फिर 8 फरवरी को शायद जो है आर्ट्स का एग्जाम होगा, मतलब साइंस वगैरह कॉमर्स का होगा। जब भी हो उससे लेना देना नहीं है, कमेंट करना आपका कब एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उसके हिसाब से अपना कर लेना, और इसी वीडियो को देख के जाना, ठीक है। और एक और वीडियो हम हिंदी प्लस में इंग्लिश का जो आपका चैप्टर का राइटर का नाम, मृत्यु जन्म वगैरह मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, मतलब यूट्यूब पे, मतलब ग्रुप में मैंने डाल दिया, जाके देख लेना। चलो अगला है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो याद रखिएगा उन्होंने किया था सन 1974 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि रिएक्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो 29 का आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो 30 का आंसर हमारा ए होगा, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो देने वाले व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी होगा। अगला है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। अगला है जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण को जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा 34 का आंसर हमारा डी होगा, बाउल। बाउल हो जाएगा, बाउल इनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 35 की, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उक्त भाषण संभाषण किस समाजवादी का लेखक है, तो आप याद रखिएगा 35 का आंसर ये हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन आप 36 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो 36 का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 37 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 38 का सी नंबर जगह पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होगा, देख लीजिए, तो 38 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है, तो बिल्कुल हो जाएगा शंकर और पार्वती का। राइट आंसर हमारा बी नंबर 49 का परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 40 को, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो याद रखिएगा 40 का आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा, उर्वशी। अगला क्वेश्चन बोला कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो 41 का आंसर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो ना बेगूसराय के बिहार मतलब बिहार में हुआ है, कौन जिला मतलब किस राज्य में हुआ, तो बिहार में हुआ है बच्चों, और बिहार के किस जिला में, तो बेगूसराय में। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन बोला अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है, तो 42 नंबर का ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि ये हमारा निबंध हो जाएगा। अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं, तो 43 का ए हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला है
अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो ये हो जाएगा हमारा कल्पित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 45 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो यार आप लोग रखिए, तो उनके पिता का नाम था प्यार बच्चों रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं जो है ना स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसे काली मान लिया? तो बिल्कुल 46 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा पुरुष। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो 47 का आंसर बी होगा, रोज कहानी की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो 48 का आंसर बी हो जाएगा, रोज कहानी में। बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला बोला कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था? तो आप 49 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रोज कहानी के कहानीकार का नाम बताइए? तो 50 का बी नंबर हो जाएगा, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर बोला कि मालती के पति का क्या नाम था? तो उनका नाम था महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो 52 का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मालती। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 53 का बी हो जाएगा, 1951। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञे कौन सा नाटक लिखा था? तो 54 का आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 54 का जो परफेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा राज्यसभा जनसभा। राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा 54 नंबर का। 54 है, सॉरी 54 नंबर का हमारा डी नहीं होगा। 54 की बात हम लोग पहले कर लेते हैं बच्चों। तो ये सी हो जाएगा इंद्र सभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो 55 का आंसर डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो 56 का आंसर ए हो जाएगा, टीटी। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो 57 का आंसर ए हो जाएगा, सुखदेव को। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। अगला है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, ऐतिहासिक है। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो 60 का आंसर हमारा बी होगा, सरदार किशन सिंह। राइट आंसर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 61 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 28 दिसंबर 1960 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब देश के भाग का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 63, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो आप याद, तो ये हमारा हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछा गया है कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो 64 का आंसर डी होगा, गहरे और विशाल। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला है ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है? तो 65 का आंसर हमारा बी होगा, निबंध का। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो 66 का आंसर हमारा बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो 67 का आंसर बी हो जाएगा, ओ सदा निरा। राइट आंसर बी परफेक्ट है। अगला है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 68 का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोगों से बोला गया ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाद का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो बिल्कुल याद रखिएगा 69 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि भारत 69 का केकई का क्या हो जाएगा, केकई का। राइट आंसर सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 70 है ओ सदा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया? तो 70 का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि यह जगह बरहबा, मधुबन और भिट्टी रहबा में। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है घाघरों को 18वीं शताब्दी के अंतर्गत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो 71 का आंसर ये हो जाएगा, नील की खेती के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा 72 नंबर क्वेश्चन बोला कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो 72 का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि ओ सदा नीरा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर है तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, नील से। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सिपाही की मां के रचयिता कौन है। तो आप लोग याद रखिए, तो देखिएगा सिपाही की मां के रचयिता कौन है बच्चों। तो 74 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन राकेश। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो 75 का आंसर ये हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 76 बोला कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है। तो 76 का डी हो जाएगा, आजाद का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 77 कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। तो 77 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि सिपाही की मां से। ऑप्शन ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है रंगून कहां पे है। तो 78 का आंसर हमारा बी होगा प्यार बच्चों, बर्मा में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो आप याद रखिएगा, 80 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा बच्चों। चलिए आगे हम लोग, तो बच्चों हम अभी पहले चलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है, जिसमें आपको जो है 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की जो मिलता है बच्चों। तो मैं आपको गूगल के माध्यम से एक बार फटाफट से बता देता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लेना वीडियो जब खत्म हो जाए तब। ठीक है, अभी फिलहाल आप देख लो, इसके बाद हम अभी जस्ट बताएंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको सिंपल सा आपको अपने फोन में क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और मिथुन स्टडी सेंटर जो है आप लोगों को सर्च कर लेना है। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर mithunstudycenter.com आपको लिखा हुआ मिल रहा है। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुला हुआ मिल जाएगा। अब देखो इस प्रकार से जैसे ही ओपन होगा, आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके एक सेकंड नीचे बढ़िएगा। तो नीचे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर जो है क्लास 12 का सेशन देखने को आपको जो है मिलेगा। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से जो लिखा आपको मिला। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारोगे ना, तो आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। देखो मैं आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बताता हूँ। नीचे आप लोग आइएगा इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे बढ़ना है। तो देखो आपका जो है प्यारे बच्चों, फिलहाल कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, तो देखो ये है साइंस का सेशन, ये साइंस का है। तो देखो जो भी सेशन होगा आप उसी सेशन से डाउनलोड करना। जैसे आपको साइंस के सेशन से करना है हिंदी का, तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मान लीजिए आर्ट्स के सेशन से करना है, तो देखो यहाँ पर आर्ट्स का सेशन है, तो इसमें यहाँ पर हिंदी लिखा है, तो हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जैसे कॉमर्स होगा तो कॉमर्स के लिए यहाँ पर हिंदी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके करना है। मतलब जो सेशन आपका है उसी सेशन से करना है। जैसे हम लोग आर्ट्स के लिए देख लेते हैं, फिलहाल जैसे आर्ट्स का करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हिंदी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, है ना। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा, तो यहाँ पर सारे सेट का मिल जाएगा। जैसे हिंदी का ऑल सेट का आपको मिल जाएगा, जैसे सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का, डी का। डाउनलोड लिखा है ना, बस डाउनलोड पे क्लिक करिएगा ना, सारा सेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी सेशन हो उस हिसाब से कर लेना। जैसे आपका मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो क्या है साइंस का है, तो साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सा मेथड है, इतना आकर के आप लोग अच्छे से कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोला है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद किसकी सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा 81 नंबर का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि मोहन राकेश का। राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। अगला है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो 82 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सिपाही की मां की। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहां है। तो 83 का आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर पंजाब। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो 84 का आंसर ए हो जाएगा, चिट्ठी लेने। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो 85 का आंसर हो जाएगा, पानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 86 नंबर को, तो बोला सिपाही की मां
शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो 86 का आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, एकांकी। बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर लो वीडियो को, और एक बार ना सभी दोस्तों में आप लोग शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। इसके अलावा इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो। ये 3 काम आप लोग कर लो ताकि आगे से जो भी आपका एग्जाम होने वाला है सारे सब्जेक्ट की क्लास आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो 87 का आंसर बी होगा, मोहन राकेश की। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और प्रगीत और समाज क्या है? तो 88 का बी नंबर हो जाएगा, निबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलोचना जो ना आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो 89 का सी हो जाएगा, यानी कि नामवर सिंह। राइट आंसर हमारा जो है ना बच्चों सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो बच्चों याद रखिएगा, ये हमारा 90 का हो जाएगा, डी नंबर, प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा, प्रबंध काव्य। अगला है हमारा 91 नंबर, किन्होंने पलाया लंबी कविताएं ही लिखी हैं? तो 91 का ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो याद रखिएगा, ये बी नंबर हो जाएगा, रोमांटिक उत्थान के साथ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन थे? तो याद रखिएगा, 93 का डी हो जाएगा, नामवर सिंह। राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है दलित साहित्य का सुंदर शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो बिल्कुल 94 का ऑप्शन हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है झूठन क्या है? तो 95 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है झूठन शीर्षक रचना किस हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है? तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, ये आत्मकथा हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 97 ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? तो आप 97 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, झूठन। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 98 है झूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो 98 का आंसर ए हो जाएगा, कलीराम। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो आप याद रखिए, उनको जो है बच्चों आप ध्यान रखिएगा, उनको जो पुरस्कार मिला था 1993 में मिला था। राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पाठ रहे हैं बच्चों? तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए हो जाएगा, झूठन का। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। 101 है कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? तो पिताजी ने देखा था। राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया बच्चों 102 नंबर की सर्दियों का संताप जो है संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो 102 का हो जाएगा ए नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बरला मुजफ्फरनगर। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 104 है कि झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? तो 104 का ए हो जाएगा, सुखबीर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 105 है मल्लेज की रचना इनमें से कोई नहीं है? तो 105 का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, क्योंकि मल्लेज की रचना ये सारा है, ये सारा है। तो ऑप्शन डी में मानना इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा, कौन सी रचना नहीं है? अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो 106 का आंसर हमारा बी होगा, डायरी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 160 का आंसर डी होगा, मल्लेज का। राइट आंसर डी परफेक्ट हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 108 को, तो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो 108 का आंसर हमारा ए होगा, मल्लेज का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो बोला निम्नलिखित में कौन रचना मल्लेज की है? तो 109 का आंसर हमारा डी होगा, यानी कि संवाद और जो ना एकालाप। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। 110 है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 110 का आंसर ए होगा, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 111 हमसे बोला कि त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है? तो 111 का ए नंबर हो जाएगा, आधुनिक त्रासदी का। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है त्रिक्ष शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 112 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 55 साल के। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? तो 113 का ए नंबर हो जाएगा, गंगा देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है त्रिक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन पक्ष
पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो 114 का आंसर सी होगा। नीलकंठ को देखना चाहिए, राइट आंसर सी होगा। 115 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो आप 115 का याद रखिएगा, जी कृष्ण मूर्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर है कि लीड वेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो आप याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे, तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हमारा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 117 नंबर हम लोगों से यहाँ पर जो है ना पूछा गया है। तो बच्चों अगला 117 नंबर क्वेश्चन है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो बिल्कुल 117 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा का, राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो आप याद रखिएगा उनका पूरा नाम हमारा जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला 119 की शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल जब स्वतंत्र होंगे तभी हम लोग जो है ना सत्य की खोज कब कर पाएंगे। अगला है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो 120 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है, तो 121 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि करबक किन की रचना है, तो 122 का आंसर बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्रेस की पीढ़ के कवि कौन है, तो 123 का आंसर ए हो जाएगा, जायसी, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो 124 का आंसर बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप 125 नंबर को देखेंगे तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो 125 का आंसर ए हो जाएगा, जायसी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा परफेक्ट यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे 126 को, तो जायसी की रचना निम्न में से कौन है, तो आप याद रखिएगा, तो जायसी की रचना की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा करबक, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जायसी किस भाषा के कवि थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा 127 का बी नंबर हो जाएगा, अवधी भाषा के, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला है कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, तो बिल्कुल 128 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दर्पण से, राइट आंसर बिल्कुल ही सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129 है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो 129 का ए नंबर हो जाएगा, लगभग 1548 को, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है जायसी का जन्म स्थान क्या है, तो 130 का राइट आंसर हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य का पूर्व जो ना हिंदी साहित्य का सूर्या किसे कहा जाता है, तो 131 का ए हो जाएगा, सूरदास को, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है कि सूर सागर के कवि कौन है, तो 132 का आंसर बी होगा, यानी कि सूरदास, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि जाग्ञे वज्रराज कुबर कंबल कुसुम फूल है, यह पंक्ति किस से कविता से ली गई है, तो 133 का आंसर ये हो जाएगा, सूरदास के पर, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं, तो 134 का आंसर सी हो जाएगा, सूरदास, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो 135 का आप लोग याद रखिएगा बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर तो देख लीजिए, इसका हो जाएगा ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगला है जो ना राधार सकेली किसकी रचना है, तो ये जो है ना लिखा जो गया है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये सूरदास का रचना, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बड़बे रामायण किनकी रचना है, तो 138 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो ना तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो 139 का बी हो जाएगा, रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो 140 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना नर ही दास, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो 141 का ऑप्शन हो जाएगा, भक्ति काल की, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो 142 का नंबर हो जाएगा, राम बोला, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, तो 143 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो ना स्वच्छंद महाकवि, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बी नंबर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है गीतावली किनकी रचना है, तो 144 का आंसर हमारा जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 145 नंबर हम लोगों से यहाँ पर बोला गया, ये हमसे क्या बोला बच्चों, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुक जाइए। तो देखिए क्वेश्चन बोला कि नाम लो भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो 145 का सी नंबर हो जाएगा, तुलसीदास के पद, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हिंदी का संबंधवादी कवि किसे माना जाता है, तो 146 का आंसर हो जाएगा, तुलसीदास को, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, तो 147 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, तो बिल्कुल 148 का ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है
तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो 149 का ऑप्शन बी हो जाएगा रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो 150 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जो ना हुलसी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 151 है कि भक्त माल किनकी रचना है? तो 151 का ए नंबर हो जाएगा नवादास का, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नवादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है? तो 152 का आंसर हमारा सी हो जाएगा काशी, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 153 का भी नंबर होगा स्वामी जो ना अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला 154 की छप्पा के कवि कौन है? बिल्कुल तो याद रखिएगा छप्पा के जो कवि हो, तो देखिए छप्पा के कवि हो जाएगा नवादास, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 155 है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो 155 का सी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्यार बच्चों बीड़ रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था क्या? तो 156 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि साहू जी, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो 157 का ये हो जाएगा रीति काल के, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 158 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, बोला कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो 158 का ऑप्शन सी हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 159 है कि तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर जयो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से ली गई है? तो देखो 159 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, यानी कि कवित्व से ली गई है। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि जो ना शिवा बावनी के कितने मुक्त जो ना मुक्तों को छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 160 का सी नंबर हो जाएगा ये 52 का, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो 161 का डी हो जाएगा छप्पे, ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? तो 162 का ए हो जाएगा कमायनी, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे बच्चों 168 को बोला कि जयशंकर प्रसाद की नाटक कृति क्या है? तो 168 का ए नंबर हो जाएगा जो ना ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 164 है कि तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो 164 का आंसर हमारा बी होगा, यानी कि आप ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। अगला है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो 165 का आंसर सी होगा, यानी कि कमायनी का, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो 166 का डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो 167 का आंसर ए होगा तुमुल कोलाहल कला में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 168 नंबर बोला गया, 168 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो 168 का आंसर बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 169 की कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? तो 169 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्रद्धा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला 170 की पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो 170 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 171 का ऑप्शन हो जाएगा 1904 में, ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। 172 है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो 172 का जो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों ये ए नंबर हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात जब हम लोग 173 की करेंगे तो वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री जो ना असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो बिल्कुल 173 का राइट आंसर हमारा जो है ना डी होगा अनामिका, राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला 174 की सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन यानी मृत्यु कब हुआ बच्चों? तो 174 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब कि मृत्यु कब नहीं हुआ, कब हुआ ये भी कमेंट करना आप लोग, मैं आगे भी बताऊंगा कब हुआ याद रखिएगा, ठीक है। मैंने ट्रिक वगैरह बताया है, जाके देख लेना आप लोग, एक वीडियो है डाला हुआ, व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलो तो देखो कार दुर्घटना से उनका मौत हुआ था, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 175 का ऑप्शन हो जाएगा पुत्र वियोग से, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म का स्थान कहाँ है? तो 176 का ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो 177 का आंसर सी होगा पुत्र वियोग, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो 178 का आंसर ए हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों 179 नंबर है कि नील जल में या किसी की गैर झिलमिल में देह जैसे हिल रही हो, या किस पाठ से कविता पंक्ति ली गई है, पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो 179 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उषा से, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो 180 का आंसर डी हो जाएगा, टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रकृति वर्णन संबंधित है कि प्रकृति वर्णन संबंधित कविता कौन है, तो याद रखिएगा 181 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उषा है, ऑप्शन नंबर सी पर। अगला क्वेश्चन 182 है कि कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है, तो 182 का आंसर हमारा जो है ना बच्चों ध्यान रखिएगा, 182 का आंसर जो है ना हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सुकून की तलाश में किसकी रचना है, तो 183 का आंसर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अगला है राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो 184 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, उषा से, राइट आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है, तो 185 का बी हो जाएगा, सयोपुर, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 186 को, तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 186 का आंसर बी हो जाएगा, गजानन माधव, 86 का ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान क्या है, तो 187 का सी होगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 188 है, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के जो ना ससंगर्भ में आए, तो 188 का आंसर ये हो जाएगा, और जो ना अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 189 है कि जो ना नील नदी अमेजोन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, या किस पाठ से ली गई है पंक्ति आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो 179 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89 का ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा जन जन का एक चेहरा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला है 190 की मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा मुक्ति बोध का जो पूरा नाम हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो 191 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, पूंजीवादी से। अगला क्वेश्चन बोला कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो 192 का ए हो जाएगा, जन जन का एक चेहरा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 193 कमानी एक पुनः विचार शीर्षक की रचना किसकी है, तो 193 का आंसर बी होगा, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 194 है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो 194 का ए हो जाएगा, हरदेव सहाय, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लोग भूल गए किसकी रचना है बच्चों, तो 195 का डी हो जाएगा, यानी कि रघुवीर सहाय का, राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो 196 का आंसर बी होगा, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 197 हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन बोला रघुवीर सहाय का जन्म स्थान क्या है, तो 197 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। अगला है अधिनायक किस कवि की रचना है, तो 198 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय का, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 199 की अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है बच्चों, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 199 का हमारा परफेक्ट आंसर डी होगा, आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 200 नंबर है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है बच्चों, तो 200 नंबर का ऑप्शन हमारा जो है ना डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय का। अगला है कि रघुवीर सहाय की कविता निम्न में कौन है, तो 201 का आंसर हमारा सी नंबर जगह अधिनायक। अगला क्वेश्चन बोला कि हर चरण किस कविता का पात्र है, हर चरण किस कविता का पात्र है बच्चों, तो 202 का आंसर हमारा सी होगा, अधिनायक का। अगला है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ पे है, तो 203 का आंसर बी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन बोला हम लोगों से प्यारे नन्हे बेटे की कविता प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है बच्चों, यानी लेखक कौन है, तो याद रखिएगा 204 का आंसर हमारा जो है ना ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगला है प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो बिल्कुल याद रखिएगा नायक जो है ये रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 206 नंबर
क्वेश्चन बोला विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो 206 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर डी होगा। 207 है किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की? यह जो पंक्ति है बच्चों किस पाठ से ली आपको बताना है। तो 207 का आंसर ए हो जाएगा हार जीत, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि अशोक वाजपेयी का मूल जो है ना, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ का रहने वाला? तो आप ध्यान रखेंगे 208 का आंसर हमारा ए होगा, सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 209 है जो ना हार जीत किस प्रकार की रचना है बच्चों? तो हार जीत जो है ये गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 210 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1941 ईस्वी में। अगला है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशकबला क्या कर रहा है? तो 211 का ए हो जाएगा, सड़क सींच रहा है, ऑप्शन ए होगा। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो 212 का आंसर ए हो जाएगा, कहीं नहीं वही, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि हार जीत शीर्षक गद्य कविता के रचनाकार कौन है? तो 213 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो 214 नंबर हमसे बोला इबादत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 214 का इन मुर्जा रघुवीर से है। अगला क्वेश्चन 215 है अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो 215 का आंसर हमारा बी होगा, दिल्ली में रहकर। अगला क्वेश्चन बोला है कि पंचायती राज में क्यों पंचायती राज क्यों खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर खो गया है, ऑप्शन नंबर जो है ना 216 का सी नंबर करेक्ट होगा। 217 नंबर बोला है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो याद रखिए, तो बच्चों वो जो है वो थे किस प्रकार का? तो कारा अधीक्षक, जो प्यारे बच्चों होता है ना सेंट्रल जेल, उसमें कारा अधीक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 218 ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो 218 का ए हो जाएगा, गांव का घर, ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट होगा। अगला है कि कविता कवि ने कहा है क्या? कवि ने क्या कहा है बच्चों? तो याद रखिएगा ये हमारा जो था कविता संग्रह, मतलब कवि ने कहा है या जो लिखा गया है, यह लिखा गया है किसमें? कविता संग्रह में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 220 नंबर बोला कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो 220 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो ना संशयात्मकता, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर की कवि, गांव का घर का कवि कौन है? तो 221 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। अगला है कि सरकरा का जो ना प्रकाश बुलौना जो ना बुलौआ शहर से कितनी दूर है? तो बिल्कुल जो ना क्या बोला, सरकरा का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 222 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 कोस दूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 223 है ये हमसे पूछा कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये गांव का घर से लिया गया है। अगला है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है बच्चों? तो ये हो जाएगा गोड्डा झारखंड, जो कि गोड्डा एक जिला है झारखंड का, ऑप्शन ये हो जाएगा। तो देखो बच्चों हम लोग एनसीईआरटी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने 224 को कर लिया, और भी हम लोग करेंगे। सुबह में क्लास होगा, आपका एग्जाम में जाओगे ना, उससे पहले हम क्लासेस वगैरह करवाते रहेंगे, ठीक है? तो और भी इंपॉर्टेंट होगा तो करवाएंगे। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग जो है ना व्याकरण को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्योंकि बच्चों देखो, आप कितना भी पूरा एनसीईआरटी को क्यों ना पढ़ के चले जाओ बोर्ड एग्जाम में, आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लोगे ना, तब भी प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम से कम 40 से लेकर के 40 क्वेश्चन, 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता है। तो एनसीईआरटी कम पढ़ो, ज्यादा व्याकरण पे ध्यान दो। तो चलो व्याकरण में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा हम पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में बता देते। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा में क्या क्या पूछा जाएगा? तो संज्ञा से भी क्वेश्चन आता है, तो देख के जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि बताइए मानवता शब्द कौन संज्ञा, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मानवता शब्द में जो है ना भाववाचक, मानव में क्या होगा? भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपसे, हीरा शब्द कौन है प्यारे बच्चों? हीरा शब्द में कौन संज्ञा होगा? तो अब हीरा शब्द है, तो हीरा में क्या होगा? द्रववाचक। हीरा जो द्रव है, टूटता जल्दी नहीं है, तो हम कहेंगे द्रववाचक संज्ञा है। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे बोला गया है कि जो है ना ये पूछा है हम लोगों से, दया शब्द में कौन संज्ञा? दया। दया मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो भावे उत्पन्न हो रहा है ना, तो भाववाचक कहेंगे। यानी कि क्या हो रहा है, किसी को कोई मार रहा है, आपको कह रहे उससे छोड़, तो आपके अंदर जो ना उसके लिए भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इस प्रकार से ट्रिक मतलब ध्यान रखना, बन जाएगा। कोई भी ये ना पूछे, दूसरा भी पूछेगा तो बना दोगे। अगला क्वेश्चन तांबा जो ना तांबा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब तांबा से क्या समझ में आ रहा है आपको? तांबा से समझ में आ रहा है कि द्रववाचक संज्ञा। तांबा क्या है? तांबा जो है द्रव, यानी कि जो पिघल जाता है। पिघलना
संज्ञा का मतलब क्या, पानी जो है, जल, पानी वगैरह जो है, ये सारा दूध वगैरह है, द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे नापा तोला जा सकता है, तो हम लोग तांबा को नापते तोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन बोला कि राजपाट शब्द में कौन संज्ञा, तो अब राजपाट शब्द है, तो राजपाट शब्द में जो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राजपाल जो है ये एक जाति के अंतर्गत आता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा है, सूरदास शब्द में कौन संज्ञा है, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला है विद्यांचल शब्द में संज्ञा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कि 8 नंबर कुर्सी शब्द में क्या संज्ञा होगा, तो कुर्सी में जो है ना ये जातिवाचक, क्योंकि कुर्सी जो है एक जाति में, कुर्सी में बहुत सारा कुर्सी आ जाता है, तो एक जाति के अंतर्गत आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि पुस्तक शब्द में क्या था, पुस्तक भी तो जो है ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तक बहुत सारा तो एक जाति के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर है ये परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला है 10 नंबर की संसार शब्द में कौन संज्ञा है। अब देखो संसार बच्चों, संसार से आपको क्या समझ में आ रहा है, संसार से समझ में आ रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। संसार एक व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्ति द्वारा ये नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन में कौन संज्ञा हो जाएगा, तो याद रखिएगा रक्षाबंधन में हो जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दीपावली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दीपावली शब्द भी हमारा जो है ना ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दीपों का एक समूह है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 5। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 14 नंबर कि दूध शब्द में कौन संज्ञा है बच्चों, तो दूध जो है द्रववाचक संज्ञा, जिससे नापा तोला जा सकता है उसे हम लोग कहेंगे द्रववाचक संज्ञा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मित्रता शब्द में कौन संज्ञा होगा, तो मित्रता जो शब्द है इसमें भाव उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला है सभा शब्द में कौन संज्ञा, सभा, सभा क्या हो रहा है, तो समूह के अंतर्गत हो रहा है, तो समूह है तो हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। 16 का ऑप्शन नंबर हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग संज्ञा को हमने देख लिया, जो जो आपको समझाने लायक था वो भी इसमें से क्वेश्चन भी आ जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा संभावना है 100% की इसी से आएगा। अगर इसे नहीं भी आता है तो एक दो, मतलब ऐसे तो 2 से 4 क्वेश्चन, 4 से 3 ही क्वेश्चन संज्ञा से पूछता है, तो ये पूछा तो पूछा, नहीं तो मैं आपको बता दिया द्रववाचक में पूछे, व्यक्तिवाचक में पूछे, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। देखो सर्वनाम है, जैसे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, कौन सर्वनाम है, तो हम ऐसा नहीं क्यों कर सकते, तो ये क्या क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखो लग गया क्वेश्चन मार्क, तो इसका नाम है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, जब कभी इस प्रकार का चिन्ह मिले तो कहिएगा प्रश्नवाचक संज्ञा। अगला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में टोटल जो है 11 सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी परफेक्ट हमारा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 19 नंबर है कि वह कौन है जो वहां सो रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 शब्द को जोड़ा जा रहा है, वह कौन है एक शब्द अलग हो गया, जो सो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बिल्कुल इसमें जो है ना हम देखेंगे तो संबंधवाचक हो रहा है। क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, क्योंकि दो शब्दों को मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो संबंध हो रहा है। तो इस प्रकार से 2 शब्दों को कभी भी जोड़ा जाए ना तो कहिएगा संबंधवाचक सर्वनाम है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल रही है, तो सिंपल सा, इसमें भी 2 शब्दों को जोड़ा जा रहा है, एक ये शब्द है एक ये है, तो 2 लाइन को जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे सिंपल सा ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए क्या बोला कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जल रही है, वह जली है, तो बिल्कुल ये निश्चयवाचक, यानी निश्चित कर दिया कि रोटी जला हुआ है तुम मत खाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोला, तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तो ये निजी बात हो जाएगा ना, तो बिल्कुल निजी बात होगा, तो हम लोग क्या निजी बात है नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, हाँ कोई प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुमने क्लास कर लिया, तो बिल्कुल प्रश्नवाचक सर्वनाम में ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है इसे कौन ना स्वीकार करेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो देखो 22 का ऑप्शन ही हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक। तो देख के जाओ, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। अगला है कि कुछ खा लो, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 23 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, क्योंकि कुछ खा लो, क्या आपका भाई बोला कि तुम कुछ खा लो, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका मन होगा खाने का, तो बोलोगे हाँ खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो वो प्रश्न पूछा, वो बस यही आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्या बोला हमसे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन जो है ना सर्वनाम है, तो बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति कौन, यहाँ पर बिल्कुल पहले प्रश्न लग गया क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी प्रश्नवाचक हो जाएगा ना, प्रश्नवाचक। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब विशेषण में चलेंगे। विशेषण में क्या है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है बच्चों, तो बिल्कुल देखिए 25 का आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी आलसी। आलस का देखो विलोम विशेषण पूछता है, आलस का क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, उल्टा पूछ देगा। जैसे पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पुराण का पौराणिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पौराणिक। सिंपल सा इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसान से आपका पूछेगा। तो देखिए व्याकरण जो है एनसीईआरटी से बहुत आसान है बच्चों, आप बुक पढ़ते हो एक साल, लेकिन व्याकरण को नहीं पढ़ते हो, तो व्याकरण से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 60% एनसीईआरटी बुक जो है ना व्याकरण से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में भी आता है। देखिए अगला है
ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण हो जाएगा जो ना ग्रामीण, ग्रामीण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे अगला जब आप 28 नंबर को देखेंगे तो आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आदर का हो जाएगा आदरणीय। आदर का क्या हो जाएगा? आदरणीय होगा। कहां पे लिखा है? फटाफट से जवाब लगाओ ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो ना इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इतिहास का हो जाएगा इतिहासकार। क्या हो जाएगा? इतिहास का ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि लोक, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 30 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लौकिक। अगला क्वेश्चन क्या बोला? समाज का विशेषण क्या होगा? समाज है तो समाज का विशेषण सिंपल सा हम लोग कह देंगे कि ये सामाजिक हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण क्या है? तो आत्मा का विशेषण जो ना आत्मीय, आत्मीय, आत्मजा या आत्मिक। तो देखो बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है बिल्कुल, लेकिन ये आत्मीय हो जाएगा। सिंपल सा आसान जो शब्द लगे वो बोलना। भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारत का भारतीय, भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है अगला, अब देखो कारक में हम लोग आए। कारक में भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपसे पूछेगा कारक के कितने भेद हैं? तो कारक का टोटल भेद जो है ना ये 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगला पूछेगा 35 में कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है? तो बिल्कुल ये जो हमारा कारक हो जाएगा बच्चों, हाँ, तीर से तो संबंध का, संबंध तीर के साथ बाघ का संबंध है ना। तो बिल्कुल 35 का क्या हो जाएगा? करण का, करण का हो जाएगा 35 का। तीर से बाघ को, हाँ यहाँ से लगा है ना, तो यही देखना है, करण में से आता है, करण से आता है ना, करण में आपका से वगैरह आता है। अगला है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण? तो यहाँ पर से लगा है, तो सिंपल सा कहिएगा 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपदान कारक का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे 37 की, वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? तो 37 का आंसर जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि करण का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? तो 38 का ये हो जाएगा अधिकरण का। अगला है बच्चे घर में है, किस कारक का उदाहरण, किस कारक का उदाहरण है? तो बिल्कुल हमारा 39 का सी हो जाएगा, अधिकरण का। अगला है कौआ पेड़ पर है, पेड़ पर है, पेड़ पर है, कौआ पेड़ पर उदाहरण है, तो ये बैठा है, तो बताइए किसका, किस कारक का उदाहरण होगा? तो 40 का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अधिकरण का। अगला है हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा संबोधन का, क्योंकि भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो ऑप्शन बी होगा। अगला देखिएगा, अगला है चंद्रमौली शब्द में कौन समास होगा? तो 42 का यही हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है कि हाथ पैर कौन समास होगा? हाथ पैर कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर, द्वंद्व समास। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर में कौन समास है? तो 44 का ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हमारा 45 के चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है? तो 45 का आंसर ये हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग, अगला बोला है 47 की त्रिफला शब्द में कौन समास है बच्चों? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, धीरे धीरे शब्द में कौन समास? देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, धीरे लिखा है, फिर क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर जो ये माइनस जो है ना, माइनस जैसा, इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये हमारा जो है ना धीरे धीरे, यानी कि योजक चिन्ह, यानी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह कभी भी लगे तो सीधा माइंड में ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? सीधा ध्यान रखिएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 48 नंबर है, अव्ययीभाव समास कैसे होगा? अव्ययीभाव समास, एक सेकेंड, अव्ययीभाव में नहीं जाएगा, द्वंद्व समास में जाएगा। कहां जाएगा? द्वंद्व समास होगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है अगला है पर इस प्रकार का कभी भी मिले ना तो मारिएगा द्वंद्व में हमेशा। ठीक है दो शब्दों को कभी भी जोड़ा है। देखिए प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? तो 49 का आंसर हमारा जो है ना सी होगा, यानी कि अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धनहीन शब्द में कौन समास है? तो धनहीन, धन से जो है हीन, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? एन तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि रामानुज शब्द में कौन समास है बच्चों? तो आप यहाँ पर याद रखिएगा 51 का आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन बोला है कि आजकल में कौन सा समास है? तो 52 का डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। आजकल, देखो ये जो आजकल लिखा है दो शब्दों से मिलकर बना है, आज प्लस में क्या बना है? कल। आप लोग भी थोड़ा माइंड लगाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है अगर कुछ दूसरा भी कुछ पूछे। 53 है कि पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो 53 का सी होगा, यानी कि द्विगु समास। अगला क्वेश्चन बोला कि जो ना हाथ पैर में कौन सा समास है? तो 54 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर आया ना यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया ना दो शब्दों के बीच में, तो याद रखिएगा कभी भी पूछे ना तो बना दीजिएगा। फिर देखो बोला काम चोर में कौन समास? आप देखो काम है, काम लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? काम, और फिर लगाए योजक चिन्ह लगा करके क्या दिया है? चोर लगा दिया है। यानी कि हम लोग कभी भी दो शब्दों के बीच में माइनस कर सकते हो, सिंपल सा आप अपने भाषा में तो योजक चिन्ह कहना। आपसे पूछा भी जा सकता है ये कौन सा चिन्ह? तो योजक चिन्ह है। तो बिल्कुल 55 का आंसर हमारा जो हो जाएगा ए
नंबर ये बहुब्रीहि हो जाएगा। 55 है, 55 में ना चलेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष में आ जाएगा, तत्पुरुष में आ जाएगा। द्वंद्व ना देगा तो तत्पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि काम चोर यानी कि काम को वो काम से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है 56 की लंबोदर में कौन सा समास होगा, तो 56 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि बहुब्रीहि समास। अगला है राजकुमार में कौन सा समास होगा, तो 57 का बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है दाल रोटी में कौन सा समास है, तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन क्या बोला, उपसर्ग हम लोग चलेंगे। उपसर्ग में उपसर्ग भी समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। जैसे परलोक है तो यहाँ पर क्या लिखा है, पर, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। उपसर्ग कैसे बनाना है मैं आपको, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बता दूंगा, पहले उपसर्ग बताता फिर प्रत्यय बताऊंगा, आप एक बार में बना दोगे पूरा का पूरा, ठीक है। मैं समझा देता हूं। जैसे परलोक का संधि विच्छेद पहले कर लेना। परलोक दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सिंपल सा आप लिख दोगे, एक तो लिख दोगे पर, प्लस में क्या बना है लोक, पर प्लस लोक से मिलकर के हमारा क्या बना है परलोक। तो परलोक में हमें उपसर्ग पूछा। उपसर्ग जो है बच्चों शुरू वाला शब्द होता है, जो शुरू वाला ये शब्द है ना यही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए में दिया। तो आपका उपसर्ग समझ आ गया। परता कभी भी पूछे तो परता हमारा लास्ट वाला शब्द होता है, तो हमसे परता पूछेगा तो लोक में मारेंगे। अब चलो उपसर्ग वाला सारा क्वेश्चन यहाँ पर है, बताइए अज्ञान में कौन उपसर्ग होगा, तो अज्ञान का दो शब्द तोड़ दो, तो अगला वाला शुरू वाला शब्द क्या हो जाएगा, साठ का, तो साठ का ऑप्शन सी हो जाएगा। और ठीक है अगला देखो जो ना अधपक्का शब्द में कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो बिल्कुल अधपक्का का दो शब्द पहले तोड़ दो, शुरुआत वाला जो शब्द होगा वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो देखो 2 से 3 क्वेश्चन ये वाला आएगा। बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना कल बच्चों, आप एग्जाम जो देने जाओगे तो बिल्कुल गर्दा मचा दोगे, ठीक है। 61 का ये हो जाएगा अध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वपरिवार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये बिल्कुल हमारा ये हो जाएगा स्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, अतिरिक्त शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 63 का आंसर हमारा बी होगा, अति। अगला क्वेश्चन क्या बोला, जो ना उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल 64 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उप। अगला क्वेश्चन है कि विकास शब्द में कौन उपसर्ग होगा, तो 65 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन 66 है कि यशोदा शब्द में, यशोदा शब्द का जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद में हम लोग आगे अभी संधि विच्छेद में लगता है। चलो संधि विच्छेद वगैरह भी आना चाहिए, इसका संधि विच्छेद करना आपको आना चाहिए। तो दो शब्दों को तोड़ देना, 66 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यशा प्लस दा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार में कौन सा संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा तो 66 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, सम प्लस सार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि पवन शब्द में क्या संधि विच्छेद होगा, तो 68 का ए हो जाएगा, यानी कि पो प्लस अन। अगला है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उत प्लस योग। अगला है संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 3 भेद, ऑप्शन सी होगा। 71 नंबर है सुक्ति शब्द में क्या संधि विच्छेद होगा, तो 71 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। अगला है हिमालय शब्द में क्या संधि विच्छेद होगा बच्चों, तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा, हिम प्लस आलय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विद्यालय का संधि विच्छेद बी नंबर हो जाएगा, विदा प्लस आलय। अगला है नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 74 का हो जाएगा, ने प्लस अन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है हमारा 75 की निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 75 का आंसर हमारा ए होगा, नि प्लस च, ऑप्शन ए होगा। 76 की उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत प्लस घाटन। अगला है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 77 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, जगत प्लस नाथ। अब चलो मुहावरा का अर्थ पूछेगा, 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, 4 से 5 यही। तो मुहावरा का अर्थ बहुत आसान है, जैसे कि क्या बोला, आकाश पताल एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। अब आकाश पताल एक करना आप लोग देहाती भाषा में भी बोलते हो ना, कि अरे जो ना क्या जाएगा, जैसे आकाश पताल एक करना तो क्या कर दोगे, उत्पात करना, यानी कि बहुत चीज को तोड़ फोड़ दिया, तो आकाश पताल एक कर गया। जैसे आपके घर में बच्चा वगैरह ज्यादा रोता है तो आप लोग बोलते हो ना कि अरे जो ना बोलता, पहले के जमाने के लोग जो होंगे वो लोग बोलते हैं कि आकाश पताल कर दिया, आकाश पताल एक कर दिया, तो ये होता है उत्पात करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुट्ठी में करना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा बस में करना। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जैसे कि आस्तियान का सांप होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ये हमारा 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घर में छिपा शत्रु। अगला हाथ का मैल होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा तुच्छ होना। अगला क्वेश्चन है माथा ठकना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा झटका लगना। अगला है टूटी बोलना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 83 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि ठाक जमाना। अगला क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो याद रखिएगा बच्चों आप। तो 84 का आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, विपरीत कार्य करना, यानी उल्टा काम करना। अगला बोला कि सावधान 22 पर जो ना पसेरी, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो 85 का आंसर हो जाएगा बहुत सस्ता होना। अगला क्वेश्चन है चूना करना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आपको चोट लगता है तो आप कुछ नहीं बोलते, यानी कि आवाज ना करना, ठीक है। अगला बोला कि दांत गिनना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा,
यानी कि जो ना उम्र पता लगाना होता है ना, बच्चे बच्चे के जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके उसका जो एक दो दांत आता है तो पता चलता है कि उम्र कितना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि घुटने टेकना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हार मान लेना। अगर आप देखिए पर्यायवाची आपसे पूछता है, बहुत आसान होता है, जैसे कि पूछेगा अनल का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची आपको पता है ना, अनल का क्या हो जाएगा, अनल का हो जाएगा आग। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 90 का सी हो जाएगा, यानी कि चिरंजीव। अगला क्वेश्चन क्या बोला, झंझट शब्द का क्या पर्यायवाची होगा, तो 91 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डरावना शब्द का क्या पर्यायवाची होगा, डरावना यानी भयानक, भयानक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कपड़ा का पर्यायवाची हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बसन, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है 94 की अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अग्नि का पर्यायवाची जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो है ना पावक। अगला क्वेश्चन है कि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर जो है ना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन इनमें से सभी हो जाएगा, नाद निनाद ध्वनि, हाँ शब्द शब्द कोई भी निकल सकता है, नाद भी निनाद भी ध्वनि भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला है गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो 96 का आंसर हमारा ए हो जाएगा मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो देवता का पर्यायवाची देव हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो है ना शशि हो जाएगा। अगला है कि हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, तो हाथी का पर्यायवाची जो है आप याद रखिएगा गज हो जाएगा। अगला है कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची पंकज हो जाएगा। नारी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो नारी का पर्यायवाची जो ना चंद्र हो जाएगा। ठीक है, 101 आप लोग सीन नारी का औरत ना होगा। अगला है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या आ जाएगा, तो समुद्र का पर्यायवाची याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा सिंधु, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पत्नी का पर्यायवाची भाया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। तो अब हम लोग जो आए हैं ये हमारा विलोम शब्द होगा। देखो पूरा जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 100 मार्क्स, उसका मैं तैयारी करवा रहा हूँ। एग्जाम में जाओगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 50 आप बिल्कुल आसान तरीके से बना दोगे। ठीक है, देखिएगा संध्या शब्द का विलोम क्या होगा, तो 104 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रातः। संध्या मतलब क्या, सम होगा तो अब रात होगा। अगला है कि दूषित शब्द का पर्यायवाची विलोम क्या हो जाएगा, तो विलोम बताना है तो ये हो जाएगा स्वच्छ। अगला है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ईमानदार का बेईमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। उल्टा शब्द बताना है बस। आवरण शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कभी मतलब विलोम क्या होगा, तो 107 का आंसर डी हो जाएगा अनावरण। अगला है ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नीच, ऊंचा नीचा। कठोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कठोर का हो जाएगा कोमल, है ना। अगला है कि आकाश शब्द का क्या हो जाएगा करेक्ट, तो ये आकाश पताल इस प्रकार से। ना पुरस्कार शब्द का क्या हो जाएगा, पुरस्कार का पुरस्कार मिला, यानी कि पुरस्कार अपमान, पुरस्कार अपमान यहाँ पर देखो 111 है ना, तो बिल्कुल पुरस्कार का दंड हो जाएगा, पुरस्कार मिला फिर दंड मिला, उल्टा शब्द बोला। खरा खरा का विलोम क्या होगा, तो खरा का विलोम हो जाएगा परा, परा हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा उद्गंध का विलोम क्या होगा, तो 113 का आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चों, यानी कि विनम्र। अगला क्वेश्चन पूछेगा साकार का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा 114 का ए हो जाएगा निराकार। अगला बोलेगा कि निद्रा का विलोम क्या होगा, तो निद्रा का विलोम जो है ना प्रशंसा हो जाएगा। अगला है अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुराग का विलोम जो है ना विराग हो जाएगा। अगला आप देखिए उच्चारण स्थान पूछता है, उच्चारण वाला भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मौ का उच्चारण स्थान, मौ बोल के देखिए, मौ 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 बोल के देखिए, तो एक बार फटाफट से ये भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा बच्चों आपके एग्जाम में। तो मौ का बोलिए, तो मौ बोल के देखिएगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 117 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, होठ पर आपका सटेगा, होठ सटेगा, बस जो सटा वही बोलना। जैसे योर लो लो वो कौन सा व्यंजन है, तो आप ये जो बोल रहे हो ना, ये तीनों का तीनों जो व्यंजन है बच्चों, ये हमारा अंतास्त जो ना अंतास्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 119 का डी हो जाएगा 5। अगला बोला कि रॉ का उच्चारण स्थान क्या, तो रॉ बोल के देखिए वाला, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा ये हो जाएगा हमारा कंठ पर जोर पड़ेगा। अगला है टॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो टॉ बोल के देख लीजिएगा, टॉ 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 कहां पर जोर पड़ रहा है आपका, मुद्रा में, मुंह में जोर पड़ रहा है, ऑप्शन ए हो। अगला देखिएगा फिर बोला कि बुआ का उच्चारण स्थान क्या, तो बुआ बोल के देख लीजिए ना एक बार, तो बुआ बोलिएगा ना, तो बिल्कुल आपका ये होठ पे जोर पड़ेगा। अगला देखो ये आ गया ना, ये चिन्ह आपसे पूछा गया था, मैंने बोला था योजक चिन्ह, यानी कि ये जो है ना योजक चिन्ह होता है। बोला कि कोष्टक में जो ये दिया गया या विराम चिन्ह क्या है, तो ये जो चिन्ह है ना इसका नाम होता है योजक चिन्ह, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण जो है ना अघोष वर्ण है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा ठ। अब चलिए प्रत्यय आपसे पूछा जाता है, तो जैसे वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वंदना में जो प्रत्यय हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा जगह ना, लास्ट वाला शब्द जो होता है ना इसमें जो लगा है लास्ट वाला ही प्रत्यय होता है। जैसे कि अगला देखिएगा यहाँ पर देखिए अगला संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या है, तो सब में क्या लगा है, यहाँ पर देखिएगा सब में नो आ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सब में जो लगा है ना 126 का सी कर दीजिएगा, यह जगह क्रिया घोटक कृतंत। अगला देखिएगा यहाँ पर बोला कि रुटेला में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछा, तो
प्रत्यय हमारा जो लास्ट वाला शब्द होता है ना, तो बिल्कुल 127 का भी हो जाएगा 13 13, क्योंकि लूप बनेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो लूप प्लस में 13, तो हमारा लास्ट वाला शब्द जो है प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आनंदित में कौन प्रत्यय है, तो 128 का आंसर डी हो जाएगा इत। अगला क्वेश्चन है चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में जो प्रत्यय की बात करेंगे लास्ट वाला राई, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो ना आई हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा ची। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला बोला कि अंकुरित शब्द में क्या प्रत्यय है, तो याद रखिएगा इत हो जाएगा। अगला है महिमा शब्द में क्या प्रत्यय है, तो महिमा में हमारा जो है ना प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ईमा। अगला क्वेश्चन बोला रक्षक में क्या प्रत्यय होगा, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा अक। मैंने समझा दिया था पहले ही प्रत्यय, आपको समझ में आया तो कमेंट करो। अगला है कि जुर्माना शब्द में क्या प्रत्यय होगा, तो याद रखना ये सी हो जाएगा आना। अगला है कि जना पंकिल शब्द में क्या प्रत्यय होगा, तो 135 का ए हो जाएगा इल। अगला बोला कि जो ना लघुत्व शब्द में क्या प्रत्यय है, तो याद रखना आप लोग ये भी होगा टुआ। तो इस प्रकार से हमने जो है पूरा का पूरा निचोड़ जो है क्लास कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना अंत तक और ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।